निर्मल वर्मा की कहानी दहलीज की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो बचपन के आखिरी दिनों, पहली चाहत की उस उलझन और उस एक पल की बात करती है जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। बिल्कुल। हमारे पास कहानी का पूरा टेक्स्ट है और हमारा मकसद है इस कहानी की परतों को खोलना, ये समझना कि कैसे एक मामूली सी दोपहर रूनी नाम की एक लड़की के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी दहलीज पार करने का अनुभव बन जाती है। और कहानी की शुरुआत भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, एक सपने से कई साल बाद रूनी खुद को उसी बंगले के सामने खड़ा पाती है, सब कुछ वैसा का वैसा। चलिए उसी याद में चलते हैं। बिल्कुल। तो कहानी हमें सीधे एक बंगले के लॉन में ले जाती है। मार्च की गर्म हवा है, एक सूनी सी दोपहर और 3 लोग हैं, रूनी, उसकी बड़ी बहन जेली और शम्मी भाई। शम्मी भाई जो हॉस्टल से आए हैं। हाँ, और माहौल में एक अजीब सा ठहराव है। हाँ, वो ठहराव बहुत महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ 2 अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ हैं शम्मी भाई और जेली, वो ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड सुन रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, उनकी अपनी एक दुनिया है। और दूसरी तरफ है रूनी, जो इस दुनिया में शामिल होना चाहती है पर हो नहीं पाती। कहानी में एक लाइन भी है कि उसकी और जेली के बीच बहुत से वर्षों का सूना लंबा फासला है। ये सिर्फ उम्र का फासला है या कुछ और भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ उम्र का फासला नहीं है, ये अनुभव का फासला है। जेली और शम्मी भाई वो किशोरावस्था की उस दुनिया में है जहाँ रोमांस की एक आहट है, जहाँ अंग्रेजी उपन्यास और संगीत है। रूनी अभी भी वो बचपन की दुनिया में है और वो उस दूसरी दुनिया को बड़ी हसरत से देखती है। उसे छूना चाहती है पर छू नहीं सकती। बिल्कुल। और शायद इसीलिए वो अपनी दुनिया उनके सामने रखती है, अपना स्टैम्प एल्बम। वो उन्हें अर्जेंटीना और सुमाका के टिकट दिखाती है। मुझे ये हिस्सा बड़ा दिलचस्प लगा। क्या ये सिर्फ एक बच्ची का अपना कलेक्शन दिखाना है या इन 2 चीजों का, मतलब स्टैम्प एल्बम और ग्रामोफोन, कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बिल्कुल गहरा मतलब है। ये सिर्फ शौक नहीं है, ये 2 अलग अलग दुनियाओं के प्रतीक हैं एक तरह से। स्टैम्प एल्बम है बचपन की कल्पना, दूर के अनजाने देशों के सपने। ये एक सुरक्षित काल्पनिक दुनिया है। अच्छा। लेकिन ग्रामोफोन, संगीत, उपन्यास, ये एक ऐसी दुनिया है जो ज्यादा असल है, जिसमें इंसानी रिश्ते हैं, रोमांस है, बड़े होने के एहसास शामिल हैं। तो रूनी अपनी कल्पना की दुनिया से उस असल दुनिया में झांकने की कोशिश कर रही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक तरह का टकराव है और कहानी में एक बहुत अजीब सा लेकिन बहुत खूबसूरत पल है, जहाँ रोनी घास पर लेटकर बस आसमान में तार को देख रही है और वो सोचती है कि अगर वो पलक न झपकाए तो तार बीच से टूट जाएगा। ये क्या है? ये सिर्फ एक बच्ची की कल्पना है या वर्मा जी हमें यहाँ कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यही वो पल है जहाँ लेखक हमें रूनी के मन की गहराई में ले जाता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये उसकी उस वक्त की मानसिक स्थिति को दिखाता है। वो हर चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रही है। हाँ। और उसका ये सोचना कि बस अब अगर मैं मर जाऊं, ये उदासी नहीं है। नहीं, ये उस पल के सुख को हमेशा के लिए थाम लेने की इच्छा है। ये एक ऐसी गहरी भावना है जो सुख और दर्द के बीच कहीं होती है। और इसी गहरी भावना के बीच उसका शम्मी बाई के लिए एक अजीब सा आकर्षण भी है। वो उनके हाथ, उनकी टाई, उनकी आंखों को छुप कर देखती है। हाँ। कहानी में एक लाइन है, उसे एक अपरिचित डर की खट्टी सी खुशबू महसूस होती है। ये क्या है? ये बड़ा अजीब सा तरीका इस भावना को बताने का है ना। ये कमाल की लाइन है, क्योंकि ये बड़े होने के उस पहले एहसास को पकड़ती है। ये डर इसलिए है क्योंकि ये एहसास नया है, अनजाना है, इसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और खट्टी सी खुशबू, वो इसलिए क्योंकि इसमें एक आकर्षण है, एक खिंचाव है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। कहानी यहाँ पर बचपन से बड़े होने के उस उलझन भरे एहसास को बहुत खूबसूरती से सामने रखती है। और शायद इसी उलझन की वजह से उसे अपनी बहन जेली से जलन भी होती है। वो सोचती है जेली में क्या कुछ है कि शम्मी भाई जो उसमें देखते हैं वो रूनी में नहीं देखते। बिल्कुल। वो उन्हें पर्दे के पीछे से देखती है और उनकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कहीं ना कहीं गुजरते हैं। अपने से बड़ों की दुनिया को देखकर ये महसूस करना कि वे कुछ ऐसा जानते हैं, ऐसा महसूस करते हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और उस दुनिया में शामिल होने की जो बेचैनी होती है, हाँ, ये कहानी उसे बहुत बारीकी से पकड़ती है। और फिर वो पल आता है जो शायद कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। वो नीला लिफाफा। हाँ, वो नीला लिफाफा। शम्मी भाई रूनी के पास एक लिफाफा लेकर आते हैं और रूनी का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि बस अब वो पल आ गया है जिसका उसे इंतजार था। उसकी उम्मीदें उस वक्त आसमान पर होती हैं। हाँ, और लेखक ने उस उम्मीद को सिर्फ एक सोच की तरह नहीं दिखाया है, उसे एक शारीरिक अनुभव की तरह दिखाया है। वो लिखते हैं, उसकी गर्दन के नीचे फ्राक के भीतर से ऊपर उठती हुई कच्ची सी गोलाइयों में मीठी
मीठी मीठी सी सुइयां चुभ रही हैं। क्या बात है। ये दिखाता है कि उसकी भावनाएं कितनी तीव्र हैं। ये उम्मीद का चरम बिंदु है। उसकी पूरी दुनिया उस एक पल में सिमट आई है। और ये कोई ऐसी वैसी उम्मीद नहीं है ना। कहानी में जिक्र है कि ये वो बात है जिससे वो अकेले में रात को सोने से पहले कई बार मन ही मन सोच चुकी है। हाँ, ये उसके सबसे गहरे अनकहे सपनों का पल है। उसे लगता है कि अब वो राज खुल जाएगा जो सिर्फ वो जानती है। और फिर एक झटके में सब कुछ टूट जाता है। हाँ, शम्मी भाई उस नीले लिफाफे से खत की जगह कुछ टिकट निकालते हैं और मेज पर बिखेर देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी एल्बम के लिए है। उस एक पल में रूनी की पूरी दुनिया ढह जाती है। उसे लगता है जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला पल है। ये वो क्षण है जब रूनी की बचकानी उम्मीद, उसकी पहली रोमांटिक कल्पना हकीकत की एक बहुत कठोर दीवार से टकराती है। बिल्कुल। उसे एहसास होता है कि शम्मी भाई की नजर में वो अब भी बच्ची ही है जिसकी दुनिया सिर्फ स्टैम्प एल्बम तक है। हाँ। उन्होंने उसकी भावनाओं को देखा ही नहीं। और इस पल को और भी ज्यादा दर्दनाक बनाने के लिए ठीक उसी वक्त जेली वहां आती है। हाँ, ये कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। वो माली के साथ क्यारी खोद रही थी और अपने मिट्टी से सने लाल हाथ दिखाते हुए कहती है, देख रूनी मेरे हाथ कितने लाल हो गए हैं। और रूनी अपना मुंह फेर लेती है। बिल्कुल, ये दो बहनों की दो अलग अलग हकीकतों को एक ही फ्रेम में रख देता है। एक तरफ रूनी है जो अपने पहले दिल टूटने के गहरे सदमे से गुजर रही है, उसके अंदर एक तूफान है। और दूसरी तरफ ज़ैली है जो अपनी ही दुनिया में खुश है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है, जरा भी नहीं, कि रूनी के अंदर क्या चल रहा है। दोनों एक ही जगह पर हैं, पर मीलों दूर हैं। इस दिल टूटने के बाद रूनी का चुप हो जाना और फिर शाम को वाटर रिजर्वायर की तरफ घूमने जाते वक्त झाड़ियों में छिप जाना, ये सिर्फ एक खेल नहीं लगता। वो ऐसा क्यों कर दिए? क्या वो उनसे भाग रही है या कुछ और देखना चाहती है? बहुत जरूरी सवाल है। उसका छिपना अब वो लुका छिपी का खेल नहीं है, अब वो एक दर्शक बन गई है। दर्शक? हाँ, वो जानबूझकर अदृश्य हो जाती है ताकि वो उस सच को देख सके जो शायद उसे नहीं देखना चाहिए। वो अब सिर्फ महसूस नहीं करी बल्कि जानना चाहती है। और ये उसकी मासूमियत के खोने की दिशा में एक और शायद आखिरी कदम है। और झाड़ियों के पीछे से वो उन्हें देखती है, उनकी बातें सुनती है और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, वो पल। शम्मी भाई जमीन पर एक टहनी से कुछ लिख रहे थे और रूनी देख लेती है। कहानी में लिखा है कि उनकी टहनी कांप रही थी और वो धूल पर लिखते हैं jelly.love। यही दहलीज है। यही है वो दहलीज। ये ज्ञान, ये देखा हुआ सच रूनी को हमेशा के लिए बदल देता है। ये एक ऐसा राज है जिसकी वो अकेली गवाह बन जाती है। और सबसे दुख की बात यह है कि जेली ने उन शब्दों को कभी नहीं देखा। सालों बाद भी जेली को नहीं पता कि उस शाम जमीन पर क्या लिखा गया था। तो ये राज अनजाने में सिर्फ रूनी और शम्मी भाई के बीच रह जाता है, जिस पर वक्त की धूल जम जाती है। बिल्कुल। और रूनी को ये साफ हो जाता है कि वो उन दोनों की दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। वो जो राज जानना चाहती थी, जब वो उसके सामने आता है तो वो उसे तोड़ के रख देता है। बिल्कुल। उसने पर्दे के पीछे झांक लिया है और जो देखा है वो उसे वापस वो मासूम बच्ची नहीं बनने देगा जो वो कुछ घंटे पहले थी। ज्ञान हमेशा आजाद नहीं करता, कभी कभी वो कैद भी कर लेता है। बिल्कुल। कहानी का अंत उसी रात होता है। नौकरानी मेहरूनिसा, जिसे सब मेहरू कहते हैं, रूनी के कमरे में जाती है और उसे बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटा हुआ पाती है। उसे देखकर मेहरू हैरान रह जाती है। और जब वो पास जाकर देखती है तो रूनी का चेहरा पीला पड़ चुका है और उस पर एक रेखा खिंचाई है। लेखक लिखते हैं मानो वो एक दहलीज हो जिसके पीछे बचपन सदा के लिए छूट गया हो। एक ही लाइन में पूरी कहानी का सार। हाँ, वो जो चेहरे पर रेखा है वही दहलीज है। जब मेहरू घबराकर उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो रोनी आंखें खोलती है और एक बहुत ही शांत सपाट आवाज में कहती है, मेहरू बत्ती बुझा दे, देखती नहीं मैं मर गई हूँ। ये सुनकर मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? ये मौत, ये शारीरिक मौत नहीं है, ये प्रतीकात्मक मौत है। ये रोनी के बचपन की मौत है, उसकी मासूमियत की, उसकी कल्पनाओं की मौत है। अच्छा। उसका कहना कि मैं मर गई हूँ, असल में ये कहना है कि वो रोनी मर गई है जो कुछ घंटे पहले तक थी। एक नई रोनी का जन्म हुआ है जिसने दुनिया का एक ऐसा सच देख लिया है जो उसे उम्र से पहले बड़ा कर गया है। और अब वो वापस पहले जैसी कभी नहीं हो पाएगी। कभी नहीं। ये बड़े होने के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है ना? हाँ। वो पहला पल जब आपको एहसास होता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते थे। हाँ। और ये कहानी दिखाती है कि ये अनुभव कितना अकेला होता है। एक सच जिसे आप अकेले देखते हैं और वो आपको
हमेशा के लिए बदल देता है। हाँ, और ये कहानी एक सवाल भी हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या बचपन का अंत हमेशा ऐसे ही किसी खामोश अकेले में देखे गए सच से होता है? हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी दहलीज होती हैं, कितनी दहलीज होती हैं जिन्हें हम बिना किसी को बताए चुपचाप अकेले ही पार कर जाते हैं, और हमारे अंदर कुछ हमेशा के लिए मर जाता है और कुछ नया जन्म ले लेता है।